हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ कंप्यूटर। ऐसा रहेगा पेपर का पैटर्न 2023 में। तो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल कैसा होगा, किस तरीके का पेपर आपको मिलेगा, 40 क्वेश्चंस यहां पर आपको मिलेंगे और कितना आप स्कोर कर पाएंगे, आज के सेशन से आपको पता चलेगा। बिल्कुल सेम लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, कंप्यूटर एक गेम चेंजर है। यहां पर आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर अगर करेंगे तो ये डैम श्योर है कि आपकी जो मेरिट है, जो आपके नंबर्स हैं, वो काफी इंक्रीज हो जाए। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर लेते हैं, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो कंप्यूटर में पास भी नहीं हो पाते, है ना। तो ऐसा मत करिएगा। कम से कम अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लीजिएगा कंप्यूटर में कि 10 मिनट के अंदर अंदर कंप्यूटर के 40 क्वेश्चंस को आप कर पाए। बिल्कुल सही। और ये तभी पॉसिबल है जब आप क्वेश्चन को पढ़ें, पढ़ते ही क्वेश्चन को आपको उसका आंसर पता चल जाए कि हाँ, इसका आंसर तो हमने पढ़ा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा हुआ है। तभी ये पॉसिबल है कि आप 40 क्वेश्चंस को 10 मिनट के अंदर अंदर आप कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि रिमेनिंग का टाइम आप बाकी पोर्शंस को दे पाए। टाइम का खेल है। देखिए, आईबीपीएस आरआरबी में जिसने जितना फास्ट पेपर सॉल्व किया, वो उतने ही तेजी से सिलेक्शन की तरफ बढ़ेगा। एक एक नंबर, पॉइंट नंबर से सिलेक्शन रुकता है और होता है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है टाइम के बारे में और स्पीड के बारे में। तो चलिए, विदाउट फर्दर एडू शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं कि आउट ऑफ 40 आप कितना स्कोर कर पाते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप एक बार बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ें। एक बार एग्जाम से पहले सभी वीडियोस को आप देखें, जितने भी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीडियोस के बाद में पीडीएफ की मदद से लगभग लगभग 3 से 4 बार रिवीजन करें। एग्जाम से पहले आपको कई बार रिवीजन करना है ताकि कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाए। और इसके लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। डेली अगर आप 45 टू 1 आवर, 45 मिनट से 1 आवर का अगर डेली समय आप निकाल लेते हैं तो कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर आप जरूर करेंगे। लेकिन अगेन ये इंपॉर्टेंस रखता है कि आपका सोर्स क्या है पढ़ने का, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना ये बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस करके उसी लेवल के क्वेश्चंस को पढ़ना, उन्हीं टॉपिक्स को ज्यादा देखना जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये पूरी क्लैरिटी आपको मिलेगी इस पार्टिकुलर कोर्स से, जहां पर आपको 65 प्लस आवर्स की वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज, सब कुछ यहां पर मिलने वाला है। वैलिडिटी कितनी होगी? 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। 12 महीने की वैलिडिटी के लिए आपको यहां पर ये कोर्स मिल जाएगा, जो ये गारंटी करता है कि अगर आप एक बार एनरोल करते हैं, बढ़िया तरीके की वीडियोस देखते हैं, पीडीएफ की मदद से रिवाइज करते हैं, तो फुल आउट ऑफ फुल स्कोर आप कर पाएंगे। सर, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं इस कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा, वहां पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा और किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। चलिए फटाफट से एक बार डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चंस को। प्रीवियस सेशन में हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था जिसका आंसर आप सभी लोगों ने लगभग लगभग करेक्ट दिया है। क्वेश्चन क्या था? विच इज टूडेज मोस्ट पॉपुलर यूएसबी फ्लैश ड्राइव पोर्टेबल डिवाइस? आज के सबसे लोकप्रिय यूएसबी फ्लैश ड्राइव पोर्टेबल डिवाइस कौन सी है? हम जानते हैं फ्लैश ड्राइव की जब भी बात की जाती है तो इसमें पेन ड्राइव आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? पेन ड्राइव इज कॉल्ड दी फ्लैश ड्राइव। जबकि फ्लैश ड्राइव या फ्लैश मेमोरी की कैटेगरी में क्या सिर्फ पेन ड्राइव आएगा? नहीं, पेन ड्राइव तो आएगा ही आएगा, इसके साथ में
मेमोरी कार्ड भी आएगा और SSD भी आएगी, सॉलिड स्टेट ड्राइव भी आएगी। तो आपको ये याद रखना है कि कभी भी क्वेश्चन में फ्लैश ड्राइव लिखा हो तो आंसर या तो पेन ड्राइव होगा या मेमोरी कार्ड होगा या SSD होगा, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव होगा। और अगर तीनों दिए हुए हैं तो ऑल ऑफ दीज होगा ऑप्शन में, दैट विल बी द राइट वन। नेक्स्ट, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके बताइएगा सेशन के बाद में। ठीक, जरूर कमेंट करके बताइएगा जिससे कि मुझे यह पता लग पाए कि आपका लेवल क्या है, कितनी मेहनत मुझे करनी है आपके साथ, है ना। जरूर बताइएगा एक चीज। पहला क्वेश्चन, डैश इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट अलाउज वन टू कनेक्ट मल्टीपल पीसीज टू अ सिंगल नेटवर्क। डैश एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो एक से अधिक पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर को एक ही नेटवर्क से जोड़ने की अनुमति देता है। कई सारे कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क से जोड़ने की परमिशन देता है, अनुमति देता है। ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस कौन सी है? ब्रिज, राउटर, स्विच, हब या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा हब। कभी भी क्वेश्चन में अलाउस पूछा जाए वन टू कनेक्ट मल्टीपल पीसीज, एक कई सारे पीसी से कनेक्ट हो रहा है नेटवर्क, एक ऐसी डिवाइस जो कई सारी पीसी को नेटवर्क से कनेक्ट कर रही है, वो है हब, है ना। याद रखिएगा, यहां पर मैंने दिखाया भी हुआ है आपको, कई सारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, एक डिवाइस लगी हुई है हब, जिसने इन सभी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया है। क्लियर गाइस? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट? निम्नलिखित में से किसे यूनिवर्सल गेट कहा जा सकता है? नॉर, नॉट, और, एंड या एक्सॉर? वेरी गुड, करेक्ट आंसर होगा, दो ऐसे गेट हैं जिनको हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। पहला है नैंड गेट और दूसरा है नॉर गेट। क्या यहां पर नॉर दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नॉर गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। यहां पर मैंने आपको समझाने के लिए एक फिगर शो की गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि लॉजिक गेट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: बेसिक लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स और डिराइव्ड लॉजिक गेट्स। बेसिक के केस में एंड और नॉट आता है, यूनिवर्सल के केस में नैंड और नॉर आता है, जबकि डिराइव्ड के केस में एक्स और एक्स नॉर आता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। नेक्स्ट, टेक्स्ट कोड ओरिजिनली यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर इज? पीसी का मतलब क्या है? प्रियंका चोपड़ा नहीं, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी में मूल रूप से उपयोग किया जाने वाला टेक्स्ट कोड क्या है? तो पीसी में जो टेक्स्ट कोड नॉर्मल रूप से हम लोग यूज करते हैं उसे बोलते हैं ASCII कोड, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दैट इज कॉल्ड ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये 7 बिट का होता है नॉर्मली, और इसका जो बड़ा भाई है, जो एडवांस्ड फॉर्म है ASCII कोड का, जिसे ASCII के नाम से जानते हैं, वो 8 बिट का होता है। तो ASCII पूछा जाए 7 बिट का, ASCII पूछा जाए तो 8 बिट का कोड बनेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, what is the smallest and largest font size available in font size tool formatting bar in MS PowerPoint 2019 and 2021? MS PowerPoint 2019 और 2021 में फॉन्ट साइज टूल फॉर्मेटिंग बार में उपलब्ध सबसे छोटे और सबसे बड़े फॉन्ट साइज क्या है? हम लोग जानते हैं MS पावर पॉइंट में जो टूल बार गिवन होता है फॉन्ट वाला, उसमें सबसे ऊपर 8 होता है और सबसे नीचे 96 होता है। सो द करेक्ट आंसर इज 8 एंड 96, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको? अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन। डैश इज द एक्ट ऑफ अटेम्प्टिंग टू एक्वायर इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल।
जैसे ही आप देखेंगे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इनको हैक करने के तरीके को क्या बोला जाता है। डैश उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास है। हैकिंग, स्पूफिंग, फिशिंग, वेलिंग, स्पूलिंग, क्या होगा आंसर? करेक्ट आंसर इज फिशिंग। फिशिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां पर यूजर नेम, पासवर्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनकी इंफॉर्मेशन को हैक करने का प्रयास किया जाता है, या हैक करने के लिए जो हैकर होता है वो पूरी कोशिश करता है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड फिशिंग अटैक। क्लियर है? नेक्स्ट, द यूनिक सिग्नल generated by a device that tell the operating system that it is needed of immediate attention is called। जैसे ये क्वेश्चन मुझे दिखा तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या दिखा? मुझे दिखा सिग्नल, मुझे दिखा इमीडिएट अटेंशन। ऐसा कौन सा सिग्नल है कंप्यूटर में जो इमीडिएट अटेंशन जनरेट करता है, जो हमें कहता है सब छोड़कर पहले ये काम कर लो, यानी चार्जिंग से कनेक्ट कर लो। और ऐसे इमीडिएट अटेंशन के लिए इंटरप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस एक्शन इज कॉल्ड इंटरप्ट। सो द आंसर इज थर्ड वन। एक उपकरण द्वारा उत्पन्न अद्वितीय संकेत जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि इसे तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, इसे इंटरप्ट बोलते हैं। इंटरप्ट दो तरीके के होते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट में दो आते हैं, पोलिंग और वेक्टर्ड, जहां पर हार्डवेयर से रिलेटेड अपडेटिंग की रिक्वायरमेंट है या उसे अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट है, ये सजेस्ट किया जाता है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के केस में हमें यह बताया जाता है कि ये ट्रैप है या एक्सेप्शन है। इसका मतलब कि सॉफ्टवेयर हमें यह बताता है कि वायरस होने की पॉसिबिलिटी है, अलर्ट हो जाइए, वार्निंग देता है, कई बार एक्सेप्शन जनरेट करता है, ट्रैप जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, 1 मेगाबाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, 1 मेगाबाइट लगभग कितने के बराबर होता है? सोचिए अच्छे से, बताइए आंसर क्या होगा। 1000 बाइट, 1000 बिट्स, 1 मिलियन बाइट, 1 मिलियन बिट्स या 2000 बाइट्स? करेक्ट आंसर होगा 1 मेगाबाइट इज इक्वल्स टू 1 मिलियन बाइट। 1 मेगाबाइट 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होता है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ कंप्लीट यूआरएल इज द डैश नीडेड टू एक्सेस द वेब रिसोर्स। अब मैंने देखा इस क्वेश्चन में यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और पूछ रहा है इसका सबसे पहला पार्ट क्या होता है। वेब संसाधन तक पहुंचने के लिए एक पूर्ण यूआरएल का पहला भाग क्या है? तो शुरुआत होती है किससे? प्रोटोकॉल से। प्रोटोकॉल के बाद में क्या आता है? डोमेन नेम, यूजर नेम। पहले यूजर नेम लिखा होता है वेबसाइट का, या वेबसाइट का पूरा एड्रेस लिखा होता है, जो डोमेन में डिवाइडेड होता है, सब डोमेन में डिवाइडेड होता है, और टॉप लेवल डोमेन में डिवाइडेड होता है। तो इसका मतलब पहला जो हिस्सा होगा वो क्या होगा? प्रोटोकॉल। अब जरा इसको समझिएगा। सबसे पहले क्या है? प्रोटोकॉल है HTTP, फिर उसके बाद है www जिसे सब डोमेन बोलते हैं, फिर उसके बाद है गूगल जिसे डोमेन बोलते हैं, और लास्ट में है .com जिसे टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, प्रोटोकॉल, सब डोमेन, डोमेन और फिर टॉप लेवल डोमेन, डेट इज कॉल्ड कॉम, यानी कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए कॉम, .in, .edu, ये अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट, इन MS Word 2021 प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट। MS Word 2021 में F8 की को 3 बार दबाने पर क्या सिलेक्ट होता है? वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस, एंटायर डॉक्यूमेंट या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस। जब हम F8 की को 3 बार दबाते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या होता है? सिलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट,
इफ सेल A1 एंड A2 आर एम्प्टी, यानी MS एक्सेल से ये क्वेश्चन आ रहा है और कह रहा है कि A1 सेल खाली है, A2 भी खाली है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फॉर्मूला। तो इस केस में ये जो फॉर्मूला है इक्वल्स टू A1 इंटू A2, इसका आउटपुट क्या होगा। यदि कक्ष A1 A2 खाली है तो निम्न एक्सेल सूत्र का मान क्या होगा। A1 में भी कुछ नहीं है यानी जीरो है, A2 में भी कुछ नहीं है यानी जीरो है, तो जीरो इंटू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, what is the use of shift plus F3 shortcut in MS Excel 2021। MS Excel 2021 में shift plus F3 शॉर्टकट का क्या उपयोग है। अब यहां पर आपको शॉर्टकट की दे दी है और कहा जा रहा है कि इसका यूज क्या है ये बताइए। इंसर्ट एन इमेज, ओपन अ न्यू शीट, टू सेव द एग्जिस्टिंग फंक्शन, टू सेव द एग्जिस्टिंग शीट, टू इंसर्ट अ फंक्शन, या नन ऑफ दीज। तो शिफ्ट और F3 की मदद से हम क्या करते हैं, फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज टू इंसर्ट अ फंक्शन। कई सारे फंक्शंस होते हैं, कई सारे फॉर्मूले होते हैं, उनको इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, हाउ टू व्यू द सोर्स कोड ऑफ अ वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट के सोर्स कोड को कैसे देखेंगे। सोर्स कोड मतलब वो कोड जो प्रोग्रामर बनाता है, जिसे प्रोग्रामर लिखता है, उसे बोलते हैं सोर्स कोड, जो किसी भी वेबसाइट के बैकएंड पर रन करता है। और सोर्स कोड को देखने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस यू, यानी करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। कंट्रोल प्लस यू की मदद से हम किसी भी वेबसाइट के सोर्स कोड या उसके कोड को देख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल फंक्शन इक्वल्स टू फ्लोर 34,5। आएगा ही आएगा, फ्लोर से या सीलिंग से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा आपको। निम्नलिखित MS एक्सेल फंक्शन का आउटपुट क्या है। फ्लोर के केस में याद रखिएगा वैल्यू जो आएगी वो कम आएगी, सीलिंग के केस में वैल्यू जो आएगी वो ज्यादा आएगी। अब हम करते क्या है, इसमें 5 की टेबल पढ़ते हैं, 34 से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब जब 5 की टेबल पढ़ेंगे 34 से कम होगा तो आंसर हमारा क्या बनेगा, 5 6 30, क्योंकि 5 7 35 ये तो ज्यादा हो गया और 5 6 30 ये 34 से कम है। तो दूसरे वाले नंबर की टेबल पहले वाले में पढ़ते हैं तो 5 6 30, तो आंसर क्या आ गया 30। अगर यहीं पर फ्लोर की जगह पर सीलिंग लिखा होता तो आंसर क्या आता, 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35, यानी 35 हो जाता करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। तो सीलिंग के केस में फुली डिविजिबल होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए उससे, और फ्लोर के केस में फुली डिविजिबल होना चाहिए, टेबल पढ़ेंगे, और उससे कम होना चाहिए। वेरी गुड। विच वायरस मेक्स चेंजेस टू अ डिस्क फाइल सिस्टम। कौन सा वायरस डिस्क के फाइल सिस्टम में परिवर्तन करता है। क्लस्टर वायरस, मैक्रो वायरस, स्टील्थ वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, या नन ऑफ दीज। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइल सिस्टम में बदलाव। फाइल सिस्टम कौन से होते हैं, जैसे NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जैसे फैट, फाइल एलोकेशन टेबल, है ना। तो ऐसे बहुत, HFS, हायरार्किकल फाइल सिस्टम, ऐसे बहुत सारे फाइल सिस्टम होते हैं। फाइल सिस्टम में बदलाव करने के लिए जिस वायरस का यूज होता है उसे कहते हैं क्लस्टर वायरस। तो याद रखिएगा कभी भी क्वेश्चन में डिस्क फाइल सिस्टम की बात हो रही हो तो आंसर क्या बनेगा, क्लस्टर वायरस। मैक्रो वायरस कौन सा है, जो MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की फाइल्स को डिस्ट्रॉय करे, उनकी फंक्शनिंग को रोके, उसे बोलते हैं मैक्रो वायरस। स्टील्थ वायरस कौन सा है, जो आपके कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन को चुरा कर किसी दूसरे को दे दे, ये स्टील्थ वायरस है।
पॉलीमॉर्फिक वायरस कौन सा है? जो अपनी कई सारी कॉपीज जनरेट करे। पॉलीमॉर्फिक का मतलब मोर देन वन फॉर्म, अलग अलग अपने रूप बनाकर सामने आए, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक वायरस। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? बताइएगा। वेबकैम, मॉनिटर, हेडफोन, प्लॉटर या ऑल ऑफ दीज? तो पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, मॉनिटर आउटपुट है, हेडफोन्स आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है, जबकि वेब कैमरा इनपुट डिवाइस है। सो द करेक्ट आंसर इज वेब कैमरा इज द इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट, विच सॉफ्टवेयर हैज द एक्सक्लूसिव फीचर शेल? किस सॉफ्टवेयर में एक्सक्लूसिव फीचर शेल है? तो शेल हमें किस में मिलता है? डॉस में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, यूनिक्स में, सिस्टम सॉफ्टवेयर में, या इन सभी में? करेक्ट आंसर है शेल, जो कि यूजर से इंटरेक्ट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो द करेक्ट आंसर इज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डेवलप्ड बाय मिस्टर केन थॉमसन के द्वारा डेवलप किया गया, और यूनिक्स का ही एडवांस्ड फॉर्म है लाइनेक्स, जो कि एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है और सर्वर में यूज किया जाता है यूनिक्स का या लाइनेक्स का। क्लियर है? वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इन पावर पॉइंट 2021 इज यूज टू एड कमेंट? पावर पॉइंट 2021 में निम्नलिखित में से किस दृश्य का उपयोग टिप्पणियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, यानी कमेंट्स को ऐड करने के लिए किया जाता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, नॉर्मल व्यू, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दी अबव? करेक्ट आंसर होगा नोट्स पेज व्यू। पावर पॉइंट में कभी भी कमेंट देख लें, कमेंट को ऐड करने की बात हो रही हो, तो आंसर क्या होगा? नोट्स पेज व्यू। हम जानते हैं कि पावर पॉइंट में टोटल नंबर ऑफ व्यूज कितने हैं? 8, जिसमें से प्रेजेंटेशन व्यू है 5 और मास्टर व्यू है 3। तो 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8 इज द आंसर, टोटल नंबर ऑफ व्यूज, है ना। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि टोटल व्यूज कितने हैं? 8 हैं, प्रेजेंटेशन कितने हैं? 5 हैं, मास्टर कितने हैं? 3 हैं, है ना। याद रखिएगा इसको, पढ़िए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। Fraudster often use a device that can be installed at gas pump or ATM machines to collect card data. What is the name of that particular device? कह रहा है जो जालसाज है, जो हैकर है, वो अक्सर एक उपकरण का उपयोग करता है जिसे कार्ड डेटा एकत्र करने के लिए गैस पंपों या एटीएम मशीन पर स्थापित किया जा सकता है। उस डिवाइस का नाम क्या है? तो एटीएम मशीन में लगी हुई वो डिवाइस जो आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को हैक कर लेती है, दैट इज कॉल्ड स्किमर्स। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्किमिंग बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज स्किमिंग। क्या है ये स्किमिंग? आपने देखा होगा कि जब भी हम डेबिट कार्ड को इंसर्ट करते हैं तो कुछ ऐसा एक डिवाइस लगी रहती है उसके अंदर, लेकिन कई बार हैकर क्या करते हैं? डुप्लीकेट डिवाइस लगा देते हैं। डुप्लीकेट डिवाइस लगाने से क्या होता है? जैसे ही आप डेबिट कार्ड इंसर्ट करेंगे, उसके ऊपर लिखे गए नंबर्स, पीछे मैग्नेटिक स्ट्रिप, सीवीवी नंबर, ये सब कुछ रीड कर लिया जाएगा और हैकर को भेज दिया जाएगा। फिर आपकी पिन नंबर्स के लिए वहां पर की लॉगर्स लगे होते हैं जो आपकी पिन चुरा लेते हैं और इस तरीके से आपके अकाउंट के पैसे को उड़ा देते हैं। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड स्किमिंग प्रोसेस, है ना। ये है वो जालसाज। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एन अपसाइड डाउन माउस? अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कौन उल्टा माउस को संदर्भित करता है? जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ट्रैक पैड, ट्रैक पॉइंट या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा ट्रैक बॉल। माउस का उल्टा पोर्शन या अपसाइड डाउन माउस के बारे में अगर बात हो तो आंसर क्या होगा? ट्रैक बॉल होगा।
है ना। कुछ इस तरीके से दिखता है ट्रैक बॉल, जहां पर एक बॉल बनी होती है। कुछ ऐसा लगता है कि माउस को उल्टा करके रख दिया गया है, क्योंकि पहले के समय में आप लोग जानते थे कि माउस के नीचे एक बॉल लगी होती थी। जैसे ही वो रोटेट होती थी बॉल, पॉइंटर मूव होता था, इसीलिए माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। राइट, नेक्स्ट। If you change Windows 10 to Windows 11, you are actually performing. यदि आप Windows 10 को Windows 11 में बदलते हैं, तो वास्तव में आप क्या कर रहे हैं? अपलोड कर रहे हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, या फिर पैच? हम क्या कर रहे हैं? करंट वर्जन से दूसरे वर्जन पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब दैट इज कॉल्ड अपग्रेडिंग। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में जाना, दैट इज अपग्रेड। उसी में चेंजेस करना, दैट इज कॉल्ड अपडेट। तो विंडोज 10 में हम अपडेट होते जाते हैं, और 10 से 11 में क्या होंगे? अपग्रेड होंगे। वेरी गुड, नेक्स्ट। What is the process of copying software programs from secondary storage media to hard disk? अब देखो यहां पर मैं क्या देखूंगा? सेकेंडरी स्टोरेज, और देखा मैंने हार्ड डिस्क। तो सेकेंडरी स्टोरेज से हार्ड डिस्क में डेटा को ट्रांसफर करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, स्टोरेज, अपलोड, या इंस्टॉलेशन? करेक्ट आंसर होगा इंस्टॉलेशन। कभी भी क्वेश्चन में सेकेंडरी स्टोरेज दिखे और हार्ड डिस्क दिखे और कॉपी करने की बात हो रही हो, तो आंसर क्या होगा? दैट इज कॉल्ड नॉर्मली इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट। द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज। इंटरनेट पर जो सर्वर होता है उसे क्या बोलते हैं? होस्ट, रिपीटर, गेटवे, एंड गेट, या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही। इंटरनेट के ऊपर जो सर्वर है उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कौन करता है? सर्वर करता है। तो सर्वर को क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। करेक्ट आंसर इज होस्ट। तो इंटरनेट पर सर्वर का दूसरा नाम होस्ट है। नेक्स्ट। In Unix, which command is used to display the message or value of any variable on the screen? Unix में स्क्रीन पर किसी वेरिएबल के संदेश या मान को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं? बहुत फेमस है। आप जानते हैं कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कमांड पे काम करता है, जो कमांड यूजर इंटरफेस है, जो कंसोल यूजर इंटरफेस है। और यहां पर स्क्रीन पर मैसेज शो करने के लिए इको कमांड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं गाइस? इको कमांड का यूज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इको कमांड। है ना, दिया भी गया है। इस तरीके से मैसेज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया जाएगा। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन MS Excel? कंफर्म है एग्जाम में सेल रेफरेंसिंग से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। निम्न में से कौन सा MS Excel 2021 में एक पूर्ण सेल संदर्भ का उदाहरण है? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के केस में आपको पता होना चाहिए कि दोनों से पहले डॉलर लगता है, यानी रो से पहले भी डॉलर और कॉलम से पहले भी डॉलर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? $A, $9, that is called absolute cell reference। सेल रेफरेंसिंग कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की होती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। सेल रेफरेंसिंग का मतलब क्या है? सेल की रेंज को शो करना, दैट इज कॉल्ड सेल रेफरेंसिंग। रेंज ऑफ अ सेल फ्रॉम अ पार्टिकुलर सेल टू द स्पेसिफिक सेल, उसकी रेंज को शो करना ही सेल रेफरेंसिंग कहलाता है। नेक्स्ट। डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट। डेस्कटॉप पर दिनांक और समय किस स्थान पर उपलब्ध है? हम लोग देखते हैं कंप्यूटर में राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ डेट और टाइम हमें दिया रहता है,
और ये डेट और टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सीमॉस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये डेट और टाइम कहां पर होता है? नोटिफिकेशन एरिया में होता है, जिसे कई बार हम लोग एक्शन सेंटर के नाम से भी जानते हैं। नोटिफिकेशन सेंटर भी बोलते हैं, एक्शन सेंटर भी बोलते हैं। लेकिन वो होता कहां पर है? वो टास्क बार में होता है। तो डेट और टाइम डिस्प्ले करता है कहां पर? सबसे नीचे वाली बार में, दैट इज कॉल्ड टास्क बार। ठीक। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि टास्क बार में डेट और टाइम कहां होता है, तो आप बोलेंगे नोटिफिकेशन एरिया में या एक्शन सेंटर में। नेक्स्ट, टू इंडेंट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर रिपोर्ट यू शुड यूज दिस की। अब मुझे क्या दिखा? यहां पर मुझे एक चीज दिखी, इंडेंट। आप जानते होंगे इंडेंट को तीन नामों से जाना जाता है। एक तो इंडेंट कह सकते हैं, दूसरा मार्जिन भी बोल सकते हैं, तीसरा टैब भी बोल सकते हैं। तो कभी भी इंडेंट क्वेश्चन में आ जाए या मार्जिन क्वेश्चन में आ जाए या टैब क्वेश्चन में आ जाए, हमेशा इन्हीं में से ही कोई एक आंसर होगा। इंडेंट दिया हुआ है तो आंसर या मार्जिन होना चाहिए ऑप्शन में, नहीं है। टैब होना चाहिए ऑप्शन में, बिल्कुल मिल गया, दैट इज द करेक्ट वन, टैब की। सो टू इंडेंट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर रिपोर्ट यू शुड यूज दिस की, दैट इज कॉल्ड टैब की। अपनी रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? टैब की का यूज करते हैं। नेक्स्ट, दी कीबोर्ड शॉर्टकट टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। ये तो गलती से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपके कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करते हैं? कई बार हम रीस्टार्ट करते हैं ना, रीबूट करते हैं कंप्यूटर को, तो ये करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है? कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट है, जिसे थ्री फिंगर की के नाम से भी जानते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। वेरी गुड। नेक्स्ट, in a network with 25 computers, which topology would require the more extensive cabling? 25 कंप्यूटरों वाले नेटवर्क में किस टोपोलॉजी को अधिक व्यापक केबलिंग की आवश्यकता होगी? सोच के बताइए। अगर एक नेटवर्क में 25 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, वहां पर बहुत ज्यादा केबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, नो डाउट। वहां पर जो टोपोलॉजी यूज हो रही है वो कौन सी है? स्टार, मैश, बस, रिंग या नन ऑफ दीज? सबसे ज्यादा केबल का इस्तेमाल कहां होता है? मैश टोपोलॉजी में। सो द करेक्ट आंसर इज मैश। बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए, सबसे रिलायबल टोपोलॉजी कौन सी है? मैश है। सबसे विश्वास जिस पर हम कर सकते हैं वो टोपोलॉजी कौन सी है? मैश है। वो टोपोलॉजी जिसमें बहुत ज्यादा केबल का यूज होता है, मैश है। नेक्स्ट, डायलॉग कंट्रोल इज अ फंक्शन ऑफ द डैश लेयर इन ओएसआई मॉडल। संवाद नियंत्रण ओएसआई मॉडल में डैश परत का एक कार्य है। डायलॉग को कंट्रोल करना, ये ओएसआई मॉडल में किसका काम है? डायलॉग को कंट्रोल करना मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मतलब सेशन को मेंटेन करना, और ये काम है किस लेयर का? बिल्कुल सही, दैट इज सेशन लेयर का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, सेशन लेयर। नेक्स्ट, वन एडवांटेज ऑफ डायल अप इंटरनेट एक्सेस। कंफर्म है, एग्जाम में एक क्वेश्चन डायल अप कनेक्शन से आएगा ही आएगा। जहां आपको क्वेश्चन में डायल अप मिलेगा, क्या होता है डायल अप कनेक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। बताइए इसका आंसर। डायल अप कनेक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? ये फास्ट है ना, ये तो सबसे स्लो है। ये ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, बिल्कुल नहीं। ब्रॉडबैंड का मतलब हाई स्पीड, और डायल अप जो है वो सबसे कम स्पीड वाला है। इट यूजेस, राउटर होगा यहां पर फॉर सिक्योरिटी। क्या ये राउटर का यूज करता है सिक्योरिटी के लिए? बिल्कुल नहीं। इट यूजेस मॉडेम हुज स्पीड इज फास्ट। ये बात तो सही है कि ये मॉडेम का यूज करता है, लेकिन मॉडेम की स्पीड फास्ट है
ये गलत हो गया, तो इससे ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। इट यूजेस एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन, क्या डायल अप इंटरनेट एक्सेस एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस का इस्तेमाल करता है? बिल्कुल करता है। डायल अप जो कि बहुत स्लो स्पीड पर काम करता है, ये एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस पर ही काम करता है, और यही है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, है ना, याद रखिएगा। अब ये डायल अप कनेक्शन होता क्या है और कितनी बातों का हमें ध्यान रखना होगा, एक बार जान लेते हैं डिटेल में। डायल अप कनेक्शन स्लोएस्ट कनेक्शन है, सबसे पुअर कनेक्शन है। यहां पर जो डिवाइस यूज हो रही है वो मॉडेम है। जिस लाइन का यूज हो रहा है वो है एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस। यहां पर जो नेटवर्क यूज होता है उसे बोलते हैं पीएसटीएन। तो डायल अप कनेक्शन किस तरीके का नेटवर्क है? पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, है ना, याद रखिएगा, दैट इज पीएसटीएन, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। इसका मतलब अगर एग्जाम में डायल अप कनेक्शन आए तो हमें यह याद रखना है कि यह स्लो है, यहां मॉडेम का यूज होता है, यहां टेलीफोन लाइंस का यूज होता है, और यहां पीएसटीएन नेटवर्क का यूज होता है। बस लगा देंगे तुरंत आंसर, है ना बढ़िया तरीका। नेक्स्ट, when data changes in multiple lists and all lists are not updated, this causes, जब डेटा एकाधिक सूची में बदलता है और सभी सूचियां उद्यतन नहीं होती तो इसका कारण क्या होता है? समझिएगा, अगर हमने किसी में चेंज किया डेटाबेस में और सभी में वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, डेटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, डेटा इनकंसिस्टेंसी या डेटा रेपिटेशन। करेक्ट आंसर होगा डेटा की इनकंसिस्टेंसी। कहीं पर डेटा कोई हो रहा है और कहीं पर डेटा कोई और है ना, तो अलग जगह पर अलग अलग डेटा, जो कि गलत है। सभी जगह पर सेम डेटा होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लेकिन यहां पर कंसिस्टेंसी नहीं है, डेटा इनकंसिस्टेंसी है। मतलब when data changes in multiple lists, all lists are not updated, है ना, this causes data inconsistency. The user generally applies dash to access mainframe और supercomputer। ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता यानी यूजर आमतौर पर किसका इस्तेमाल करता है, किसको लागू करता है? सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करने के लिए बाहर एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप लगाया जाता है ना। जैसे आपने देखा होगा, अगर कहीं पर टीवीज में, सीरियल्स में, है ना, कई मूवीज में ये चीज दिखाई गई है कि जब आप किसी भी बहुत भारी चीज को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो हाई सिक्योरिटी में है, उसके लिए बहुत बड़े बड़े पासवर्ड होते हैं, है ना। कई बार आपने देखा होगा कुछ पहिए भी घुमाए जाते हैं, तब जाकर वो अंदर ओपन होता है रूम, है ना। कई बार पासवर्ड डाले जाते हैं, कई बार फिंगरप्रिंट से वो हो जाता है, कई बार रेटिना स्कैन करनी होती है उस रूम को ओपन करने के लिए, जो काफी क्रूशियल है, जो काफी इंपॉर्टेंट रूम है, जिसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है ना, जिसका एक्सेस हर कोई नहीं कर सकता। उनको बाहर रखे हुए कंप्यूटर की मदद से एक्सेस किया जाता है, जिसे बोलते हैं टर्मिनल। इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा टर्मिनल क्या है। यहां पर देखिए, निगरानी की जा रही है कई सारे रूम्स की, कई सारे डेटाबेस की, और एक पर्सन बैठा हुआ है जिसके सामने कई सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, कई सारे स्क्रीन लगे हुए हैं, जो अपनी जगह पर बैठकर इन सभी स्क्रीन पर काम कर रहा है, और इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड टर्मिनल। यानी सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर को बाहर से ऑपरेट किया जाता है एक लैपटॉप की मदद से। उस लैपटॉप को, उस कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? टर्मिनल बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, वेयर आर प्रोग्राम्स एंड डेटा केप्ट व्हाइल द प्रोसेसर इज यूजिंग देम। जब प्रोसेसर उनका उपयोग कर रहा होता है तो प्रोग्राम और डेटा कहां रखे जाते हैं? सोचिए अच्छे से। वेयर आर प्रोग्राम्स एंड डेटा केप्ट व्हाइल द प्रोसेसर, यानी सीपीयू। जब सीपीयू को कोई भी डेटा चाहिए होता है तो वो सीपीयू डेटा कहां से लेता है? रैम से लेता है।
क्यों? क्योंकि रैम है वेटिंग एरिया, सारे प्रोग्राम्स कहां पर वेट कर रहे हैं? रैम में, और कह रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? रैम यानी मेन मेमोरी, क्योंकि मेन मेमोरी का मतलब रैम और रोम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया? तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए जो डेटा है वो कहां से मिलता है? जब तक सीपीयू डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है, बाकी प्रोसेस कहां पर वेट करते हैं अपने टर्म का? तो आंसर है रैम में, और रैम का मतलब मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। वेरी गुड। व्हाट इज मॉडेम कनेक्टेड टू? मॉडेम किससे जुड़ा है? अभी मैंने आपको मॉडेम के बारे में बताया कि मॉडेम क्या है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। मैंने आपको बताया कि मॉडेम का इस्तेमाल टेलीफोन लाइंस में किया जाता है। मैंने आपको बताया कि मॉडेम का मतलब क्या है, स्लो कनेक्शन, क्योंकि टेलीफोन लाइंस, डायल अप कनेक्शंस, ऐसे कनेक्शंस को स्लो कनेक्शन बोलते हैं। तो अब आपको देखो मिल गया आंसर, क्या दिया हुआ है? फोन लाइंस। मॉडेम मतलब फोन लाइंस, ऑप्शन 4। तुरंत जहां देखो मॉडेम, आंसर लगा दो फोन लाइन। क्वेश्चन में देखो फोन लाइन, आंसर लगा दो मॉडेम। है ना, कितना आसान है। क्वेश्चन में देखो डायल अप कनेक्शन, डिवाइस पूछी हो, मॉडेम लगा दो। तो ये को रिलेटेड है। ऐसे टर्म्स को आपको समझना है कि जिससे क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आपको पता चल जाए। अगर ऑप्शंस में खो गए, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर नहीं आया, ऑप्शंस में खो गए, तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर पता होना चाहिए, इस लेवल की तैयारी चाहिए, तभी तो आप 10 मिनट के अंदर कंप्यूटर के 40 क्वेश्चंस को कर पाएंगे। है ना, दैट इज द रीजन। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोसेसर? किस प्रकार की मेमोरी का प्रोसेसर से गहरा संबंध है? प्रोसेसर मतलब सीपीयू, और कौन सी मेमोरी सीपीयू के बेहद क्लोज है? सेकेंडरी मेमोरी जी नहीं, डिस्क मेमोरी जी नहीं, टेप मेमोरी बिल्कुल नहीं। करेक्ट आंसर होगा मेन मेमोरी, दैट इज रैम, which is closely related to the processor. So the correct answer is RAM यानी मेन मेमोरी। नेक्स्ट, यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना किन उपायों के अंतर्गत होता है? अगर हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम प्रिवेंटिव मेजर्स का यूज कर रहे हैं, हम डिटेक्टिव मेजर्स का यूज कर रहे हैं, हम करेक्टिव मेजर्स का यूज कर रहे हैं, या ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। अच्छा, एंटीवायरस यूज करने से होगा क्या? कि हमारे कंप्यूटर में वायरस नहीं आएगा। तो सावधानी, सावधानी मतलब प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मतलब प्रिवेंटिव मेजर। तो यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड प्रिवेंटिव मेजर। ये क्या है? प्रिवेंट करता है वायरस से, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड प्रिवेंटिव मेजर्स। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रैम इज नॉर्मली द फास्टेस्ट? किस प्रकार की रैम आमतौर पर सबसे तेज होती है? बताइए। आप जानते हैं कि रैम दो तरीके की होती है, एक स्टैटिक रैम, एक डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम की एडवांस्ड रैम है एसडी रैम, सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैम। अब यहां पर आपको यह भी पता है कि स्टैटिक रैम की मदद से कैशे मेमोरी बनाते हैं, तो स्टैटिक रैम फास्टेस्ट हो गई। डायनेमिक रैम हम लोग के लैपटॉप्स में यूज होती है, जो कि स्लोएस्ट है कंपैरेटिवली। तो आंसर क्या होगा? स्टैटिक रैम इज द करेक्ट वन, यानी एस रैम इज द राइट वन। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। रैम कितने तरीके की, रैम का यूज क्या, स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम में क्या अंतर है, एसडी रैम का इस्तेमाल कहां करते हैं, है ना, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। DDR1, DDR2, DDR3, ये रैम के क्या है, टाइप्स हैं। DDR की फुल फॉर्म क्या है? डायनेमिक डेटा रेट है ना। तो ये सब चीजें, ये डिटेल में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट, कभी कभी DDR को डबल डेटा रेट भी बोल देते हैं, है ना। डबल डेटा रेट का मतलब क्या होता है कि जिसमें दोनों साइड में हम डेटा को लिख सकें, जो डायनेमिक नेचर की होती है, क्योंकि वही हमारे लैपटॉप में लगी होती है ना। तो डी रैम, डायनेमिक रैम,
दैट इज कॉल्ड डबल डेटा रेट, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। दी सिस्टम बायोस एंड रोम चिप्स आर कॉल्ड। सिस्टम बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। ये चिप्स क्या कहलाती हैं? फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बूटवेयर या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही। बायोस और रोम का इस्तेमाल सिस्टम को बूट करने के लिए करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फर्मवेयर बोलते हैं। जिसमें कोई भी मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं, जिसमें कोई भी एडिटिंग पॉसिबल नहीं, जिसमें कोई भी बदलाव पॉसिबल नहीं, है ना, दैट इज कॉल्ड फर्मवेयर। रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को ही फर्मवेयर बोलते हैं। और अगर डेफिनेशन पूछें कि फर्मवेयर क्या होता है, तो आंसर क्या होगा? रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को फर्मवेयर बोलते हैं। द इंस्ट्रक्शंस विच आर रिटन इन रोम आर कॉल्ड फर्मवेयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टीवी का रिमोट, एसी का रिमोट क्या है? फर्मवेयर है। वो ना तो एक हार्डवेयर है, ना तो सॉफ्टवेयर है, बल्कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड फर्मवेयर। तो अब कभी एसी का रिमोट या टीवी का रिमोट मांगे तो ये मत कहिएगा रिमोट दे दो, कहिएगा फर्मवेयर दे दीजिए, राइट। तो फर्मवेयर क्या है? रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? फर्मवेयर बोलते हैं, जो एक तरीके से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट, मोस्ट मेल प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट द फॉलोइंग टू पार्ट इन एन ईमेल। अधिकांश मेल प्रोग्राम स्वचालित रूप से ईमेल में निम्न दो भागों को पूरा करते हैं। जब भी आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो ऐसी दो चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली रहती हैं, आपको मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो क्या है? फ्रॉम और डेट। इसको याद रखिएगा कि फ्रॉम और डेट वाला सेक्शन ऑटोमेटिकली फिल होता है। डेट मतलब जिस डेट में आप मेल भेज रहे हैं, और फ्रॉम मतलब जो मेल भेज रहा है। ये दोनों चीजें तो बाय डिफॉल्ट रहती हैं। आपको मेंशन क्या करना होता है? टू, सब्जेक्ट, सीसी, बीसीसी, बॉडी, है ना, ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। कोई फाइल है तो वो अटैच कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन गाइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? अगेन वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम जो रियल टाइम पर काम करे? आरटी लाइनेक्स, वीएक्स वर्क्स, विंडोज सी, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? ये सभी वो नाम है जो आपने शायद ना सुने। ये सभी वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आम जिंदगी में इंसान यूज नहीं करता। इसका यूज रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के केस में किया जाता है। तो ये आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ये सभी करेक्ट है। आरटी लाइनेक्स मतलब रियल टाइम लाइनेक्स। लाइनेक्स इज नॉट अ रियल टाइम, बट आरटी लाइनेक्स इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। वीएक्स वर्क्स, ये भी रियल टाइम है। और विंडोज सी माइक्रोसॉफ्ट का है, ये भी रियल टाइम पर काम करता है। तो याद रखिएगा, दीज थ्री आर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। क्लियर? तो 40 में से कितना स्कोर आपने किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर अगर यही पेपर हमें एग्जाम में मिल जाता, और ऐसा ही मिलेगा पेपर, ये डैम श्योर है, तो आप कितना स्कोर कर पाते, है ना, कमेंट करके बताइएगा। और जल्दी भी करना, यहां तो हम लोगों ने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आराम आराम से किया, लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं है। तो कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, अच्छे से समझो, पीडीएफ से बार बार रिवाइज करो, है ना। यही एक तरीका है जहां पर आप कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे। याद रखिएगा, 40 क्वेश्चंस में से 35 प्लस आपको सही करने हैं। कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सभी क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं पाते, है ना। कई सारे ऐसे हैं जो पढ़ ही नहीं पाते क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाते। कहते हैं सर हमने 35 किए, 5 छूट गए हमसे, है ना, या 30 ही देख पाए। कुछ कहते हैं सर 25 ही कर पाए, समय कम पड़ गया। तो ये मत होने देना,
स्टार्टिंग के 10 मिनट रिजर्व कर लेना कंप्यूटर के लिए, और जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से करिएगा, क्योंकि टाइम का ही खेल है। सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगले साल फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है ना, जो कि बहुत टफ है। जीए सब वॉश आउट हो जाती है, कंप्यूटर वॉश आउट हो जाती है इतने समय में। तो बेहतर है कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो उस समय पूरी कोशिश कर लें कि उसी साल सिलेक्शन ले लें, क्योंकि फिर से अपने आप को रिकवर करना, फिर से सिलेक्शन के लिए तैयारी करना है ना, ये बहुत टफ होता है। ये क्वेश्चन आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पढ़िए क्या है। What is the limit of number of emails that can be sent through a free Gmail account per day using web browser? वेब ब्राउजर का उपयोग करके प्रतिदिन एक मुफ्त जीमेल खाते के माध्यम से भेजे जाने वाले ईमेल की संख्या की सीमा क्या है? 100, 300, 2000, 500 या नन ऑफ दीज? बताइए कि फ्री में कितने मेल आप एक दिन में 24 आवर्स के अंदर आप भेज सकते हैं। ये लिमिट क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आंसर मैं बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, है ना। तो अगर आपको पता है, कंफर्म है, तो आंसर जरूर दीजिएगा। मैं भी देखना चाहूंगा कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है या नहीं। सेशन आपको कैसा लगा एक बार लाइक करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कंप्यूटर का एक बेहतरीन कोर्स अगर आपको चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आरबीआई और आईबीपीएस आरआरबी के इस बेहतर कोर्स से, जहां पर आपको आरबीआई असिस्टेंट, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, क्लर्क, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 सभी लेवल के लिए परफेक्ट रहने वाला है। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहां पर कुछ और क्वेश्चंस पर बात करेंगे। थैंक यू टू ऑल।